तीनों काले कानून आए थे, जिन कानूनों को लेकर के या एमएसपी की लड़ाई को लेकर के हम लोगों ने दिल्ली कूच करने का काम किया। कौन से थे काले कानून? आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत जी से प्रभावित होकर के, जो किसानों के मसीहा कहे जाते थे, मैंने उनकी विचारधारा को पढ़ा, विचारधारा को समझा, उससे प्रभावित होकर के मैंने किसान राजनीति ज्वाइन की। हमारी लड़ाई कभी भी किसी सरकार से थी ही नहीं। तो फिर क्या लड़ाई थी? हमारी लड़ाई अगर सरकार से होती तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कभी सत्ता में नहीं आते। ऐसी स्थिति हम लोगों ने राजनीति में वहां खड़ी कर दी थी कि भोपाल में जिसको महापौर बनना था, तो मेरे हॉस्टल के बिना वो महापौर नहीं बन सकता था, उसको आना पड़ेगा यहाँ पे। बिल्कुल। कॉलेज लाइफ में कभी प्रेम हुआ है कि सामान्य परिवार से आप आते हैं, माताजी अध्यापिका रही हैं, आपके पिताजी किसान थे, एक छात्र राजनीति में, एक युवा राजनीति में कैसे आना हुआ? देखिए, मैं छोटा सा पहले अगर अपना सार्वभौमिक परिचय दे देता हूँ जी। मेरा नाम अक्षांश पंडित है और मैं भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और करंट में एक नई जिम्मेदारी मुझको मिली है, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, भारत सरकार के नागर उड्डयन मंत्रालय जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर का मुझको सदस्य नामित किया गया। जी। अब मैं भारत सरकार के भी पार्ट के रूप में काम कर रहा हूँ और चित्रकूट जैसे बहुत ही पिछड़े जिले से, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिलों में जिसका नाम है, आज भी ददुआ, भगवान राम और बहुत ढेर सारी कहानियां इस जिले से जुड़ी हुई रही। बिल्कुल। उन जिलों में मैं अति पिछड़ा परिवार से, मेरी माता जी बेसिक शिक्षा की शिक्षक रही, पिताजी सामान्य से किसान परिवार से आते थे। अभी चूंकि अगला आपका प्रश्न आएगा कि और अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, बिल्कुल। तो एक बहन एक भाई, मतलब आप समझ सकते हैं कि शिक्षकों का जो परिवार होता है कितना सीधा साधा होता है, बहुत सामान्य होता है और एक सादा जीवन, बहुत सिंपल। बिल्कुल। फिर यहाँ से जाने के बाद मैं भोपाल गया और भोपाल जाने के बाद मेरी बहन ने शिक्षा की तरफ मेरा ध्यान हमेशा आकृष्ट रखा। बिल्कुल। और उनको ऐसा लगता था कि मैं, क्योंकि हम लोग चित्रकूट के जो बेसिकली शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे जाते हैं पढ़ने, बिल्कुल, वो बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो वो बच्चों को भेजा जाता है इलाहाबाद, लखनऊ, इन क्षेत्रों में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। लेकिन मेरे परिवारजनों को ऐसा लगता था कि मेरी सामाजिक गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो उन सामाजिक गतिविधियों के लिए मैं इन गतिविधियों से टूट जाऊं, उसके लिए मुझको उठा करके भोपाल में पढ़ाने का काम किया। बिल्कुल। उनका उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं मैं इन सब चीजों से अनएक्टिव होकर के शिक्षा क्षेत्र में अपना अति महत्वपूर्ण भूमिका दूं, क्योंकि बहुत सिंपल परिवार से उन लोगों को भी कहीं ना कहीं लगता था कि इन चीजों से अलग हो जाए। जैसे मध्यम परिवार होता है और उनके सपने बड़े होते हैं कि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो कोई गवर्नमेंट सरकारी नौकरी या बड़ा अधिकारी बनेगा, तो एक माँ बाप का वो सपना होता है और उस सपने को अपने तरीके से दूर करके राजनीति में आ गए। राजनीति करने का कभी पता ही नहीं था कि हम राजनीति में आएंगे। तो वास्तविक बात यह थी कि जब यहाँ पढ़ने गए भोपाल, तो चूंकि समाज में इतने पिछड़े थे हम लोग कि हम लोगों को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, एक आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी कोई हम लोगों का सहयोग करने वाला नहीं था। बिल्कुल। पारिवारिक स्थितियां इतनी विषम थी, समाज, परिवार, लोग सब शोषणवादी मानसिकता से कार्य करते थे। तो आज भी होता है। और जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है कि जो भी व्यक्ति अवसर जो मोटिवेशनल है वो बोला करते हैं, बिल्कुल, कि जैसे हम लोगों के सबसे बड़ी हमारी कमी यही रही कि हमारे परिवार में कोई बैकबोन नहीं था। बिल्कुल।
फिर हमने स्वीकार कर लिया था कि हमको ही संघर्ष करना है, और संघर्ष इसलिए नहीं करना है कि हमको कुछ चाहिए, संघर्ष इसलिए करना है उन सभी लोगों के लिए संघर्ष करना है जो मेरे जैसे प्रताड़ित है, मेरे जैसे परेशान है, बिल्कुल। समाज से, लोगों से, व्यवस्था से, परिस्थितियों से। मैंने कहा मैं रोऊंगा नहीं, मैं उन हर व्यक्तियों को परेशान, जो सभी को परेशान करने का काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए संघर्ष करूं। बिल्कुल। यहां से जाने के बाद चूंकि घर के अकेले लड़के थे, माता जी ने सर में, जब भोपाल पढ़ने भेज रहे थे तो सर में हाथ रख के कसम खा के भेजा था कि भैया जब वहां भोपाल पढ़ने जाओगे तो 2 ही लोग रहेंगे, एक तुम रहोगे और एक ईश्वर रहेगा। हमको तो कभी कोई देखने भी नहीं गया कि हम 4 साल भोपाल में कहाँ पढ़ते थे, बिल्कुल। क्योंकि घर में कोई था नहीं, पिताजी थे बुजुर्ग थे, माता जी बुजुर्ग थी, बहन थी वो जा नहीं सकती। बिल्कुल, कि माँ का लगाव कुछ अलग ही होता है। माँ की ममता थोड़ा सा अलग होती है, पिता से हटके होती है। और माँ के साथ हम लोगों की संरक्षण दाता हमारी बहन भी रही। अगर हम आज भी आपके सामने बैठ भी के बोल भी पा रहे हैं, उसमें हमारी बहन की बहुत बड़ी भूमिका। कभी लड़ाई हुई दोनों में, भाई बहन में कैसा होता है? नहीं, हमारी बहन से हम लोग लड़ने की हैसियत ही नहीं रखते थे कभी कि हम उससे लड़ सके। वो चूंकि बहन नहीं थी, हमारी माँ ही थी। माँ तो इतनी सीधी थी कि बहुत सज्जन थे, अति सज्जन, और हम लोगों की हैसियत नहीं थी कि हम अपनी बहन से कभी लड़ने की हैसियत रखें। उन्होंने तो आदेश कर दिया, हमने उसका पालन किया, और हमारी बहन ने ही हमको भोपाल पढ़ने के लिए भेजा। जब पढ़ने गए, वहां देखा, वहां भी वही चल रहा था, शोषण का क्रम जो भी बात है। बिल्कुल। गए, पूरे कपड़े उतरवा दिए गए, फिर चित्रकूट से गए थे, पिछड़ा क्षेत्र, यूपी, वो मध्य प्रदेश। एक आदमी नहीं था जो हमको जानने वाला रहा, सिंगल 1 पर्सन। खोज की गई, धीरे धीरे स्टार्ट किया गया, पढ़ाई का क्रम स्टार्ट हुआ। चूंकि CIC में पढ़ते थे, चित्रकूट इंटर कॉलेज में जी, यहाँ पट्टियों का स्कूल था, पंखा तो लगे थे, लाइट नहीं आती थी, तो हमेशा जो आसमानी शर्ट होती थी, नीला पैंट और आसमानी शर्ट, तो आसमानी शर्ट पहली घंटी में ही हमारे श्री आनंद राव तैलंग जो अध्यापक, हमारे प्रधान अध्यापक होते थे, तो जब प्रथम कक्षा में फिजिक्स पढ़ाते थे तो पूरी बनियान हमारी उसी समय भीग जाती थी, क्योंकि 9 बजे से ही क्लास चालू होना था। तो यहाँ से आने के बाद सीधे मैं पीपल्स कॉलेज भोपाल, जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है जी, मध्य प्रदेश में आर्किटेक्ट के मामले में नंबर 1 कॉलेज। शिक्षा को क्षेत्र को लेकर के मेरी माँ ने पेट में भोजन न किया होगा, लेकिन शिक्षा के लिए मुझे बहुत आगे तक ले जाने का काम। मैं जब गया, मेरे घर में चूंकि AC तो लगी नहीं थी, चूंकि बहुत पिछड़ा था मैं, और वहां तो हर व्यवस्थाएं थी, AC एक डकैतों का एरिया और बहुत, अब बता रहा पिछड़ा हूँ क्षेत्र। बिल्कुल 100%। जब मैं भोपाल गया तो उस ठंडक के मारे रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि यहाँ तो रात भर लाइट कई बार नहीं आती थी, तो छत भागे, फिर नीचे, फिर छत, फिर ऊपर, यही करते करते, चूंकि वास्तविकता से हम लोग भाग नहीं सकते, सत्य सत्य होता। तो यहाँ से जाने के बाद जब गए तो एक रात बाद बुखार आ गया वहां AC में, चूंकि लेटे नहीं। चलते चलते करते करते पहुंचे, देखा गया, पढ़ाई समझ में नहीं आती थी, क्योंकि यहाँ इंटर कॉलेज में इंग्लिश उतनी थी, वो प्रोफेशनल कोर्स था, इंग्लिश था। प्रयास किया, पढ़ने की इच्छा शक्ति थी, माता पिता का ये था कि पढ़ के आना है, पढ़ा गया, पढ़ते पढ़ते बढ़िया हुआ। अगले बार से महसूस किया कि अब यार इस पढ़ाई का उद्देश्य कल पढ़ना नहीं हो सकता, और आए हैं बाहर तो कुछ करके जाएं। बिल्कुल, यहाँ से कुछ ऐसा करके जाए कि अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने मित्रों को, अपने क्षेत्र को, अपने जिले को कुछ देना चाहिए हमको। बिल्कुल। हम यहाँ बनाए हैं तो खाने के लिए नहीं आए, सोने के लिए नहीं है, और पढ़ने के लिए आए तो पढ़ने के साथ हमको अदर एक्टिविटी में भी भाग लेना चाहिए। हमने छात्र राजनीति से जुड़े, वहां संघर्ष किया, लोगों के बीच में गए, और मध्य प्रदेश के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री होते थे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, उन सब लोगों से बहुत अच्छे संबंध हुए। संघर्ष के राह में छात्रों की लड़ाई लड़ी, छात्रों के लिए स्ट्रगल किया, और
जो लोग आज की डेट में, आप जितने भी नेताओं से पूछेंगे तो हर बात में प्रश्न होगा कि जैसे अपने कहा था भैया तुम्हें काम मिला। बिल्कुल। मैं चित्रकूट रहता हूँ यदि, तो रोज भगवान कामथनाथ की परिक्रमा लगाता। बिल्कुल। हमारा भगवान भी हमको सिखाता है केवल कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और गीता में एक ही चीज हमने सीखी है कि कर्मों का नाश नहीं। आपके द्वारा किए हुए हर अच्छे और बुरे कर्मों का आपको लाभ हानि मिलेगी। बिल्कुल। करते चले आए, पढ़े, 3 बार यूनिवर्सिटी टॉप किया, इतना पढ़ा, ऐतिहासिक पढ़ा, ऐतिहासिक संघर्ष किए, कई बड़े आयामों को टच किया गया, आगे पहुंचा गया, बहुत आगे तक गए। कॉलेज लाइफ में कभी प्रेम हुआ है कि? उनको होता है जिनका पेट भरा होता है जी। प्रेम उनको होता है जिनके पास बहुत पैसा होता है, और प्रेम उनको होता है जो सभी संसाधनों से पूर्ण होते हैं। बिल्कुल। हम लोगों को प्रेम था अपनी माँ से, हमको प्रेम था जब हम हॉस्टल जाते थे तो हमारी माँ 3 किलो की पूड़ी बना के भेजती थी। तो हम प्रेम था कि अपने लोगों के लिए संघर्ष करने का। पूड़ी जब लेके जाते थे तो एक ही चित्रकूट से ट्रेन होती थी उस समय, तुलसी एक्सप्रेस। बिल्कुल। 5 बजे सुबह पहुंचती थी भोपाल, और मैं उसमें पूड़ी लेके जाता था। अब पूड़ी और अचार मेरे पूरे हॉस्टल के लड़के इंतजार करते थे कि माँ की पूड़ी आई और अचार खाए। आप ये बताओ, जो लोग संघर्ष की स्थिति में हैं उनसे कौन जुड़ना चाहेगा, उनसे कौन प्रेम करेगा? बिल्कुल। प्रेम या प्रेम की पराकाष्ठा, जब हम ताकतवर हुए, पूरे विश्वविद्यालय की व्यवस्था का संचालन जब हम करते थे, तो जो हमारे ग्रुप के मालिक भी होते थे ना, बिल्कुल, उनको भी हॉस्टल हम बुलाते थे कि मिलना है तो यहीं आओ। मेरे साथ के लोग बहुत से ऐसे सहयोगी थे जो बड़े बड़े पदों में पहुंच गए। मेरे बहुत से सीनियर और जूनियर IAS बन गए, IPS बन गए, प्रदेश सरकारों में कुछ युवा मिनिस्टर मेरे मित्र बन गए। हम लोग सब साथी रहे, और ऐसी स्थिति हम लोगों ने राजनीति में वहां खड़ी कर दी थी कि भोपाल में जिसको महापौर बनना था, तो मेरे हॉस्टल के बिना वो महापौर नहीं बन सकता था, उसको आना पड़ेगा यहाँ पे। बिल्कुल। विधायक बनना होता था, तो मेरे यहाँ के बिना विधायक नहीं बन सकते। तो रही बात, तो युवावस्था होती ना, सबका शराब पीने का मन करता है, व्यभिचार करने का मन करता है, आपने कभी पिया? गलत करने का मन करता है। बहुत मन हमारा भी किया, लेकिन पिया नहीं करे। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि जब घर से जा रहे थे तो माँ ने सर में हाथ रखा था और कहा था वहां कोई नहीं, वहां तो या तो मैं या तो ईश्वर है। तो वो गलत चीजें जब मेरे ऊपर भारी होने वाली होती थी, वो मेरी माँ की बात मुझको हर जगह रोक लेती थी। इसलिए मेरे द्वारा कभी भी ऐसा कोई गलत कृत्य, हमारे पास तो फोन भी नहीं था उस टाइम, फोन चलते नहीं थे, और फोनों का शुरुआत हुआ था तो मेरी बहन, रात भर जब मैं जाता था तो बहन नहीं सोती थी, और फिर वहां ऑफिस में पूछती थी भैया आ गया कि नहीं। हम लोग, जैसे बात है ना कि अगली बातें तो तब शुरुआत होंगी ना जब हम लोगों का पेट भरा होगा। बिल्कुल। तभी तो पहले संघर्ष था हम लोगों को वहां स्टेब्लिश होने का। लड़की, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दुनियादारी, वहां तक पहुंचने के लिए पहले तो जो मूलभूत स्ट्रक्चर है, जब 2200 रुपए मिलना था, चूंकि बहुत पिछड़े थे ना हम लोग तो, बिल्कुल, और 2200 रुपए मिलना था और 2200 का हिसाब मिलना था। हमने अगर उस समय 2 रुपए का एक समोसा मिलता था, तो 4 रुपए का ही हिसाब नहीं दिया तो पूछा जाता था भैया 4 रुपए कहाँ गए। तो आखिर इस सब के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों जो पारिवारिक अनुशासन व्यवस्था थी, वो हम लोगों को इतनी टाइट थी कि हम लोग गलत दिशा में बढ़ ही नहीं पाए। उसी का फल था भोपाल की शिक्षा का फल था। शिक्षा के क्रम के बाद मैं लौट करके आया, मैं वहां जब पढ़ा, पढ़ने के बाद वहीं से मेरी नौकरी लग गई। उस दिन मैंने कुछ स्थान पे नौकरी की,
जैसे कि जैसे मैं नागपुर गया नौकरी करने, एक चैन होटल्स थे, उसमें मैनेजर हुआ। जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूँ मेरी नौकरी लग जाती है एक अच्छे पैसे में। हुआ ये कि उसी के बाद मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई और मैंने अपने अफसर से कहा सर मेरी छुट्टी दे दीजिए। मेरी बहन तो बहुत सीरियस हो गई थी, तो उसने मुझसे कहा कि अभी तो तुम आए हो, 16-17 दिन हुआ नौकरी का, तुम छुट्टी मांग रहे हो। तो उसने मुझे छुट्टी नहीं दी, उसने कहा कल नौकरी में आना। ठीक है साहब। मैं वहां से आता हूँ और सीधे एक बैग उठाता हूँ, जो कंपनी का फोन था उसी फ्लैट के ऊपर रख देता हूँ और लॉक लगा के चाबी भी उसी के ऊपर रख देता हूँ और एक जोड़ी कपड़े। रात में बात करता हूँ, यहाँ से सुबह दोपहर तक। नागपुर से चित्रकूट चूंकि काफी दूर है, बिल्कुल वहां से मैं झांसी आया और झांसी से एक ट्रेन पकड़ के चित्रकूट आया। फिर मेरी यहाँ से नौकरी का जो क्रम था यहीं से समाप्त हुआ। आप छात्र राजनीति से वापस आए, फिर उसके बाद किसान यूनियन में आप आए। और भी पार्टियां थी देश में, भारतीय जनता पार्टी थी, कांग्रेस थी, सपा थी, बसपा थी, कई दल थे, आरएसएस था। आपने उनको क्यों नहीं ज्वाइन किया? किसान यूनियन ही क्यों चुना आपने? भारतीय किसान यूनियन में आया। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं छात्र राजनीति करता था। छात्र राजनीति का आप लोगों को पता ही है, नॉन फंडेबल संगठन होते हैं। बिल्कुल 100 रुपए कोई देने वाला तो होता नहीं है। और किसी भी राजनीतिक दल को चलाने के लिए, किसी भी विचारधारा को आगे ले जाने के लिए, किसी भी प्रकार का राजनीतिक या अराजनैतिक संगठन को चलाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला चर्चा, दूसरा पर्चा और तीसरा खर्चा। बिल्कुल सही बात है। चर्चा जैसे कि हम लोग बैठ करके कर रहे हैं किसी विषय पर। पर्चा, अगर मेरी विचारधारा क्लियर नहीं होगी तो मैं किस दिशा में चला जाऊं। मुझे ये क्लियर ही नहीं होता कि आपके स्टूडियो आना तो कैसे आ जाता है। बिल्कुल। और खर्चा, आपके पास आने के लिए अगर मेरे पास गाड़ी नहीं होती तो मैं कैसे आ पाता। बिल्कुल। तो किसी भी व्यवस्था के संचालन के लिए अगर कोई भी चीजें हमको चाहिए तो वो तीनों चीजें हमको चलेंगी। और तीनों चीजें अगर मैच नहीं होंगी आपकी तो आप कैसे काम कर पाएंगे सेटिस्फेक्शन से। बिल्कुल। मैंने राजनीतिक दल इसलिए कोई भी ज्वाइन नहीं किए थे, कोई भी राजनीतिक दल, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा या जो भी राजनीतिक दल थे। और समय समय में सभी राजनीतिक दलों के शीर्षस्थ नेता मुझसे संपर्क में रहे। कभी ऑफर आया कि लगातार हर दलों से लगातार ऑप्शन रहा। लेकिन चूंकि छात्र राजनीति में थे, संघर्ष था, संघर्ष किए थे और संघर्ष के रिजल्ट मिलते थे, तो अपने आप को ऐसा लगता था कि किसी भी राजनीतिक दल को जब ज्वाइन किया जाएगा बिल्कुल तो वहां पर उनकी विचारधारा पे जाकर के मुझे काम करना पड़ेगा। और मैं जिस सोच को लेकर के समाज में काम करने के लिए आया हूं उस सोच को मैं आखिरी दिशा तो नहीं तय करा। आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत जी से प्रभावित होकर के, जो किसानों के मसीहा कहे जाते थे, मैंने उनकी विचारधारा को पढ़ा, विचारधारा को समझा, उससे प्रभावित होकर के मैंने किसान राजनीति ज्वाइन की। जैसे आपने भी कहा महेश टिकैत जी, एक तरीके से राकेश टिकैत जी ने भी एक समय खूब आंदोलन किया था, दिल्ली का घेराव किया था, उनके साथ रहे आप कभी? हम लोग सब साथ में ही मिलकर के वहां पर आंदोलन के दौरान रहे। तो क्या सरकार को घेरना ही मकसद था? नहीं, हमारी लड़ाई कभी भी किसी सरकार से थी ही नहीं। तो फिर क्या लड़ाई थी? हमारी लड़ाई अगर सरकार से होती तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कभी सत्ता में नहीं आते। कैसे? कैसे? देश की 75% जो जनता है ना वो किसान है। बिल्कुल। और अगर सत्ताशील पार्टी में बैठा हुआ व्यक्ति हमारा नहीं होगा तो वो पद में नहीं बैठ सकता। जैसे किसानों को अन्नदाता माना जाता है। बिल्कुल। और एक अन्नदाता एक परिवार के मुखिया का ही विरोध कर रहा है। हमने मुखिया का विरोध नहीं किया था।
अगर मुखिया, फिर वही मैं आपसे बात कहना चाहूंगा, मुखिया कहते विरोध होता तो मुखिया कुर्सी में नहीं होता। मुखिया जब कई बार माता पिता भी परिवार के, बिल्कुल, कई बार चीजें जब ऐसा नहीं हो सकता है कि वो भी मानव ही है और चीजें कई बार उनसे भी गलत हो सकती है, तो हम अपनी माता पिता से भी अपनी बात रख सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि पिताजी माताजी यहाँ पे चीजें गड़बड़ा रही हैं, हम लोग मिलकर के अपनी बात को रखने का काम करेंगे। तो जो तीनों काले कानून आए थे, जिन कानूनों को लेकर के या एमएसपी की लड़ाई को लेकर के हम लोगों ने दिल्ली कूच करने का काम किया। कौन से थे काले कानून? पहला काला कानून था कि जैसे उसमें आया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एक उसी कानून के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये थी कि किसान और जो कंपनीज के बीच में निविदा होनी थी कि भाई जैसे भी हम लोग बटाई पे खेत देते हैं जी, और बटाई में खेत देते हैं तो अभी तो किसी प्रकार की निविदा आपस में लिखी नहीं जाती, मौखिक तौर पर होता है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता है उसका। बिल्कुल। लेकिन सरकार की ये जो बात थी कि भाई ये जो ऑथेंटिकेशन है इसको अपन लोग लेख पत्र में लिख लें, और लेख पत्र में लिखने के बाद यदि किसी कारणवश अगर इन दोनों के लेखों में जो अपनी निविदा की शर्तों को नहीं मानेगा, जी, यह मामला एसडीएम के यहाँ जाएगा। जी, तो लोगों का कहना ये था कि भाई ये काम न किया जाए, आप करो कि एसडीएम, सामान्यतया हम लोगों को एसडीएम पर भरोसा नहीं था, क्योंकि किसान बहुत पिछड़ा होता है भाई साहब। बिल्कुल। किसान चौथी श्रेणी पे खड़ा होता है, ताकतवर नहीं होता, कमजोर होता है, अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाता है। तो हमने कहा था कि इसको संशोधित, उस समय यही बात हुई थी, संशोधित करके प्रथम राउंड की जब वार्ता हुई थी तो उसमें यही बात थी कि भाई इसको वहां से हटा करके इसको कोर्ट, न्यायालय में इसकी व्यवस्था कर दी जाए कि एसडीएम ना इस मुकदमे को सुने, इस मुकदमे को न्यायालय सुने। न्यायालय में सबकी आस्था है और न्यायालय में आज भी लोगों को राहत मिलती है। न्यायालय में जो न्याय मिलता है वो न्याय संगत होता, कहीं गलत नहीं। बिल्कुल। पॉइंट नंबर 1, ऐसी कौन सी भैया आफत आ गई थी आपको कि पूरा देश कोरोना में जूझ रहा है, आपने बिल पारित कर दिए। हमेशा से आपके समय जब भी बिल्स लाए गए जी, उन बिल्स के दौरान होता था कि आप प्री बजट सेशन लाते थे। जिस क्षेत्र के लोग होते थे, अगर किसानों से संबंधित मुद्दे होते थे तो किसान नेताओं को या एक्सपर्ट ऑफ द फार्मर्स, एक्सपर्ट ऑफ द क्रॉप, एक्सपर्ट ऑफ द टेक्निकल पर्संस की आप मीटिंग करते थे। बिल्कुल। आपने इस एक बहाना बना लिया कि भैया और तो सब ठीक है, कोविड चल रहा है इसलिए मीटिंग नहीं की। आप हर चीज के लिए डिजिटल इंडिया कैंपेनिंग करते हो ना, बिल्कुल। आप सब लोगों को डिजिटल जोड़ने थे, चलो ठीक है, नहीं जोड़ना था। जब तो भैया ये नहीं जोड़ना था तो इतनी कौन सी आफत गिर गई थी कि इमरजेंसी में तुम लाए। तीसरी बात, इससे ये क्लियर हो रहा था कि कहीं ना कहीं आपकी मंशा उन कंपनियों को लाभ पहुंचाने की थी जो पंजाब में वेयर हाउस बना लिए थे अपने बड़े बड़े। बिल्कुल। अगर ये भी चलो ठीक थी बात, कोई इमरजेंसी नहीं थी, देश के प्रधान सेवक से हम अपनी बात कहने जा रहे थे। एक प्रतिनिधि मंडल, ये आंदोलन यहां से थोड़ी उठा था, ये तो आंदोलन उठा था पंजाब से। जी, पंजाब में बैठे थे लोग हमारे, उन्होंने कहा कि भाई हमारी बात सुन लो। जब तुमने पंजाब में नहीं सुना, स्टेट की गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी को जाके सुनना था ना हमारी बात। हम क्यों इतना बड़ा आंदोलन करते, इतने लोगों के, हमारे जो इस महान आंदोलन में जो शहादत का काम हुआ, किसान भाई आखिर क्यों शहादत हुई, क्यों जाना पड़ता है? आप ये बताइए, आंदोलन जो होते हैं ये कोई सुख की व्यवस्था नहीं होती। अब दूसरा, आप बिल्स पे की बात करना चाहते हैं, बिल आखिरी में हम लोग क्यों वापसी किए बिल्स पे? इतने दिन संघर्ष हुआ, इतने राउंड की वार्ता होती थी, हम भी वार्ता में शामिल रहे, हम भी कहते थे। देश के यशस्वी उस समय कृषि मंत्री हुआ करते थे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, पीयूष गोयल साहब, हम लोग बैठते थे तो वो कहा करते थे कि भाई हम एक ही बात, हमने एक बार हमेशा कही थी, हमसे एक बार नाराज भी हो गए थे। हमने यही कहा कि साहब एक काम कर लीजिए, एक बार में पूरा मामला नहीं पड़ जाएगा, क्या बताइए क्या कर ले भैया सेक्शन जी। हमने कहा साहब पूरा पावर लेकर के आइए और एक दिन में पूरा मामला, 10 राउंड की वार्ता हुई, कोई मामले नहीं समेट पाए। बिल्कुल। क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप की झड़ी लगी रही, आप हमें गलत कहते रहे, हम आपको गलत कहते रहे। बट ये गलत कहने कहलाने की बात नहीं थी। एक लाइन में अगर हम सरकार के साथ नहीं होते और सरकार के प्रति हमारा विश्वास नहीं होता
तो सरकार ने एक बार कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बार वहां से, और यही हम कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी एक बार ये वादा कर दे, इसको हम देख लेंगे और बिलों की वापसी। पहले तो हम संशोधन पे बात कर रहे थे, बिल्कुल। पहले हमारी शुरुआत की राउंड की वार्ता संशोधन की थी। जब हमने ये लगने लगा कि भाई आप तो संघर्ष की बात करते हैं, बिल्कुल। तो हम लोगों ने कहा भाई इसकी आप वापसी कर लीजिए और नए तरीके से अमेंडमेंट वाली बात खत्म कर अपने नए तरीके से बिल ले आइए। लेकिन कई मीडिया वालों ने ये भी आरोप लगाया था कि किसानों को बाहरी फंडिंग आ रही है। देखिए, मैं फिर इसको कहना चाहता हूं, आरोप से तो राम नहीं बचे, आरोप से तो सीता नहीं बची, आरोप कृष्ण पर लगे। आरोपों पे बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये आरोप किसी ने नहीं बताया कि 700 से ऊपर किसान वहां पर मर गए। 700 से ऊपर किसानों ने शहादत देने का काम किया। आखिर 700 से ऊपर परिवार के जो लोग वहां पर खत्म हुए, इस पे किसी ने क्यों नहीं अपनी बात बताने का काम किया? आप लोग समाज के चौथी श्रेणी पर खड़े लोग बार बार केवल शब्दों से आप लोग नवाज देते हैं, अन्नदाता, किसान, बड़ी बड़ी बात, लेकिन क्या उस परिवार के बच्चे की आज भी हम एमएसपी की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या एमएसपी की लड़ाई हमारी अनलीगल है? हम अपने, आप भी किसान परिवार से आते होंगे, आपको भी ये महसूस होना चाहिए कि जो एमएसपी की लड़ाई है हमारे परिवार, हमारी माँ बहनों, हमारे बच्चों के लिए, उनके जीवन श्रेणी को उच्च करने वाली लड़ाई है। हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म समाज की नहीं है। हमारी लड़ाई किसी को ऊंचा नीचा करने की नहीं है, और हमारी लड़ाई किसी सपा बसपा भाजपा कांग्रेस से नहीं है। हमारी लड़ाई तो सत्ता से होगी। ये बताइए कि हमने आपको घर का गार्जियन बना दिया, क्यों बनाया भैया? हम ही ने बनाया, हमने। अगर हम नहीं चाहेंगे तो आप सत्ता में नहीं आएंगे, ये फिल्म क्लियर है। बिल्कुल। हम किसान हैं, हम नहीं चाहेंगे आप सत्ता में नहीं आएंगे, और हमने सत्ता में इसलिए लाया है कि भैया हमारे जीवन के व्यवस्था का परिवर्तन करो। लेकिन एक समय वो ये भी कहा जाता था कि जो किसान है कई कई लाख ट्रैक्टरों से, कई कई लाखों की, करोड़ों की गाड़ियों से आ रहे हैं, बाहरी फंडिंग आ रही है, ये सारे आरोप लगे, और वो दिखा भी लोगों ने देखा, भी सब लोगों ने देखा है। ठीक है, तो ये किसान बहुत ही साधारण जीवन जीता है। क्या आप लोगों की ये जीवन पर आप लोग अपनी ये सामंतवादी सोच को कब बदलेंगे? यही है सामंतवादी सोच जिसको आप लोग, मैंने कई बड़े न्यूज चैनल में इसको कहा कि देश पे 7वां वेतन आयोग लगने की बात हो रही है, देश में 8वां वेतन आयोग लगने की बात हो रही है, देश में नए नए मिसाइल बन रही है, देश प्रगति की राह पे आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप लोगों को कभी नहीं लगता है कि हमारा किसान भी 2 करोड़ की गाड़ी से चले? आपकी नजर में तो क्रिएट हो चुका है, फटी धोती फटा कुर्ता। हमारा किसान अच्छी गाड़ियों से नहीं चले। हमारा किसान अगर 1 करोड़ की गाड़ी से चल रहा है तो कहां से चल रहा है? अरे जहां से जिन लोगों की आप बात करते हैं वो पंजाब, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश के वो विकसितवादी किसान लोग थे जिनके परिवार के बच्चे कोई पंजाब से अब्रॉड में रहते थे, जिनके परिवार के पास विकसित स्थिति के कृषि करते हैं, जिन लोगों के पास आय के विकसित साधन है। मैं उसी समृद्ध देश की परिकल्पना कर रहा हूं जिसमें मेरा हर किसान इसी स्थिति पर चले। मैं उसी संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा हूं, और मैं वही चाहता हूं देश में। हमेशा मैं जब मुख्य पटलों पर बात करता हूं तो यही कहने का काम करता हूं कि भैया हम हर चौथा व्यक्ति, ये फटी धोती फटा कपड़ा, ये आप लोगों का दिमाग सेट हो चुका है यार। इसको कब आप लोग बदलेंगे? आप लोग का मतलब आपको फंडिंग हो रही है, हम खाना खाने लगे तो फंडिंग हो रही है, हम अच्छे कपड़े पहनने लगे तो फंडिंग, मतलब हम फटे धोती में घूमे तो फंडिंग नहीं हो रही है। लेकिन जो किसान होते हैं एक साधारण जीवन जीते हैं। और एक वो किसान थे जो आंदोलन कर रहे थे, पूरे लग्जरी लाइफ जी रहे थे, होटलों में स्टे कर रहे थे, वो भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा था उनके? मैं बता तो रहा हूँ आपको पैसा कहाँ से आ रहा है। परिवार का, आपने बहुत पहले एक स्लोगन भी सुना होगा, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सेना में जवान और खेत में किसान। हम उस देश से आते हैं जहां पर लोग पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, बहुत से लोग विदेश में भी एक परिवार का व्यक्ति काम कर रहा है। आपके सगे भाई के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी होगी, अब आप कह देंगे भाई साहब 5 दिन के लिए उनको फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए, तो कहां से अब वो चलेगा? आपका तो दिमाग सेट हो गया कि ये तो फॉर्च्यूनर में घूम रहा है। क्या आप जीवन भर अपनी सोच नहीं बदल पा रहे हैं? आप लोगों की सोच गड़बड़ा चुकी है। आप लोगों की सोच यही चल रही है कि आप जीवन भर यही सोच रहे हैं
कि वो धोती फटा पहन के आए और आपसे कहे कि दादू मोरे पास 10 रुपया सेब खाए का नहीं, मुझे 10 रुपया दे जाओ, तो ये सिस्टम बदलेगा परी। ये भावना, ये भाषा, ये विचारधारा, ये मन की जो व्यथा, इसका परिवर्तन करना पड़ेगा। और आप लोग कब तक चाहेंगे? नहीं यार, देखो डॉक्टर का लड़का डॉक्टर, कमिश्नर का लड़का कमिश्नर, डीएम एसपी का लड़का डीएम एसपी, नेता का लड़का नेता, लेकिन कभी किसान का लड़का किसान नहीं बनना चाहता। इस पे कोई क्यों नहीं सर्वे कर रहा है? इस पे कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? मैं भी चाहता सांसद बन जाता, मैं भी चाहता विधायक बन जाता, मैं भी चाहता या उनके लिए संघर्ष करता, टिकट की दौड़ पे दौड़ता। मुझे नहीं चाहिए किसी का टिकट, मुझे नहीं विधायक सांसद बनना, और मुझे कभी किसान यूनियन नहीं छोड़। लेकिन अभी हाल में ही आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया का सदस्य बनाया गया। एक तरफ सरकार का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप भारत सरकार का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सदस्य बनाया गया। तो ऐसा कैसे हम मान लें कि आपसे कोई भारत सरकार से कोई एक तरीके से वैसे संबंध नहीं है, एक सेटिंग नहीं है, एक तरह से भारत सरकार आपको फंडिंग नहीं कर रही, ये तो फिर दिखावा है आपका कि आप किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं और फिर दूसरी तरफ आप भारत सरकार के हित के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, या तो भारत सरकार आपको फंडिंग कर रही है। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, हम लोग यही बात शुरू से सबको बता रहे हैं और आप भी इस चीज को बिल्कुल मन मस्तिष्क दिमाग में अपने सेट कर लीजिए कि हम लोग भारत सरकार के ही लोग हैं। पहले बात क्लियर कर ली जाए, बिल्कुल सरकार हमारी है तभी सत्ता में है, बात नंबर 2। बात नंबर 3, हम लोगों ने कभी सरकार का विरोध किया ही नहीं। सरकार की कुछ नीतियां थी, अपनी बात कही, नीतियों में देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बताया गया कि भाई ये नियम हम लोग इनको नहीं समझा पा रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में समझाया और हम लोगों से कहा कि आंदोलन की वापसी करो, क्योंकि हम लोगों की कभी लड़ाई सरकार भारत सरकार से थी ही नहीं। रही बात मेरे सदस्य बनने की बात, जो कि आपका डायरेक्टली प्रश्न है कि भाई मैं सदस्य कैसे बनूंगा, बिल्कुल सरकार के द्वारा जब इन कामों को देखा गया, नहीं मैं वास्तविकता में लोगों के लिए वास्तविक संघर्ष करता हूं। किसानों के लिए किस स्तर में जाकर के जमीन से लेकर के दिल्ली तक के पटल में मैंने गंभीरता पूर्वक प्रश्नों को रखा और कड़े प्रश्नों को रख करके मैंने बात को रखने का काम किया। बिल्कुल। तो मेरी पारदर्शी कार्य करने की शैली को देखते हुए मुझको तो पता ही नहीं था कि मेरा नाम कितने बड़े पटल के लिए जा रहा है। तो मैं नागर उड्डयन मंत्रालय का भूर धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने मेरे साथ एक बहुत ही पिछड़े तबके से आने वाले व्यक्ति को इतने बड़े पद को देने का काम किया। और बिल्कुल आश्वस्त कराना चाहता हूं कि जितनी जवाबदेही के साथ संगठन में कार्य करता था, उतनी ही जवाबदेही के साथ मंत्रालय में काम करूंगा। योगी जी ने एक बात कही थी कि राकेश टिकैत जी ने कहा था कि हम लखनऊ कूच करेंगे। योगी जी ने कहा था कि जरा बच के आए, डंडे तैयार हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जो है हमारे उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा सूबा, उसके मुख्यमंत्री जी, और बहुत अच्छे तरीके से प्रदेश की सरकार को चलाने का काम कर रहा है। जैसे कि आप अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सदस्य बने, लेकिन उसको बनाने के लिए श्रेय किसको जाता है? इसका पूर्ण श्रेय देश के पूर्व थल सेनाध्यक्ष, हम सब लोगों के मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, आदरणीय बड़े भाई, पूर्व केंद्रीय मंत्री और इस समय भारत के अति संवेदनशील राज्य मिजोरम जैसे राज्य के महामहिम राज्यपाल आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब, जो हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं और भारत देश की धरोहर है और भारत के गौरव हैं, उन्हीं